जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब आपको पता है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में एक न्यू पार्टनर आएगा और ओल्ड पार्टनर अपना शेयर को, अपने रेशियो को सैक्रिफाइस करेगा, मतलब मीन्स चेंज इन पीएसआर। लेट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आपको 5 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा चुका हूं, आप सीख चुके हैं। सर, सबसे पहले एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब एक नया पार्टनर आएगा मुन्ना, जब एक नया पार्टनर आएगा तो किस तरीके से हमारे बिजनेस में क्या क्या एडजस्टमेंट होने वाला है या क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, वो हम ऑलरेडी पहले से ही हम तैयारी करके रखेंगे कि ये सब चीजें हम एडजस्टमेंट करके रखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि न्यू पार्टनर आएगा तो क्या क्या है, कौन कौन से एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने लिखा है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुनते रहिएगा पेशेंस के साथ। सबसे पहला है कि रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 गेम 1 है, नंबर 2 गेम है लायबिलिटी। ये दो चीज का रीवैल्यू होगा। किसका? फर्म का। ध्यान से सुनेंगे सर, ये दो चीज का रीवैल्यू होगा, एक एसेट्स और दूसरी लायबिलिटी का। किसी फर्म का रीवैल्यू होगा जब एक नया पार्टनर आएगा। ऐसे केसेज में रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। पढ़ते हैं फटाफट, इसका क्या मीनिंग है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, एग्जांपल को सुनो, लिसन। सर, यहां पर मेरा फिनेंशियल अकाउंटिंग 1/4/20 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हो रहा है। पहले ए और बी दो पार्टनर था जिसका रेशियो 1:1 के रेशियो था, कंप्लीट है। अब भाई सी एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है कि भैया हम आपके साथ काम करेंगे, हमको भी फ्यूचर में हम बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इस पार्टनर को आते ही हम लोग रख लें? नहीं सर। सबसे पहले हमारा क्या चीज होगा मैं बताता हूं। इसमें 2 चीजें हैं सर। इनके आने से पहले हम 2 पार्टनर जो है ए और बी, याद रखेंगे हम 2 पार्टनर, बेटा हम 2 पार्टनर है ए और बी। कहेगा मुन्ना अभी सुन, तुमको अभी साइड रहना है। पहले तो हम अपना फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाए हैं वो तो हम बांट तो ले, उसके बाद ही तो तुमको आना है। इसके मीन्स है कि हम 2 पार्टनर जो भी वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज होगा फर्म का, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगा या तो लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगा। तो हम पहले दोनों, तुमसे तुम्हारे आने से पहले हम दोनों आदमी एसेट्स और लायबिलिटीज का पहले हम रीवैल्यू कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि तुम्हारे आने से पहले 31 मार्च तक हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट या क्या लॉस है, हम दोनों बांट लेंगे। उसके बाद ही तो तुमको आना पड़ेगा। अच्छा, इसका मीन्स है कि सर यहां पर स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके आने के बाद हमारा न्यू पीएसआर बनेगा। हम नए प्रॉफिट रहेंगे तो उसमें तो न्यू पार्टनर को मिलना चाहिए। नहीं सर, न्यू पार्टनर वो तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले देखिए 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये पार्टनर 1/4/21 को आएगा 1 अप्रैल से। तो हम अपना क्या करेंगे, अपना फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा यहां से यहां तक, इसके आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट कोई भी रोल इनकमिंग पार्टनर का नहीं होगा। पेशेंस के साथ इस चीज को पॉइंट टू बी नोटेड एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। सर ये क्या है, जरा ध्यान से सुनो बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा एसेट्स का वैल्यू जो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है जो 31 मार्च तक का, हम देखेंगे कि अभी भाई मेरा एसेट्स का जो बुक वैल्यू है इसका अभी ईयर एंडिंग में मार्केट वैल्यू क्या है। तो क्या हो सकता है कि हमारा एसेट्स की वैल्यू या तो कम हो सकता है
या तो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने सारे प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारे कैपिटल बढ़ेगा, हमारा फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, और अगर कम हो गया, डिक्रीज कर गया एसेट्स, तो हमारे फर्म के लिए क्यों, इसमें क्या किसी भी तरह का इनकमिंग पार्टनर का रोल है क्या? भैया तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हारा लॉस है, तुम पहले रीवैल्यू कर लो। इसीलिए बोला जाता है कि जब नया पार्टनर आता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, रीअसेसमेंट कर लेते हैं। इसलिए कि भैया इसके बाद जब आएगा 1 अप्रैल से, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में हम तीनों पार्टनर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें भी 1 साल के बाद उनको भी उसमें राइट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, हम देखते हैं कि भैया उसके आने से पहले 31 मार्च तक का जो भी वैल्यू होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एसेट्स इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, तो ये ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। ये बात यहाँ पर बोला है, रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा मुन्ना, हमेशा याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर के लिए है और ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, क्योंकि ओपनिंग 1/4/20 से लेकर 31 मार्च उसके आने से पहले, देखिए यहां तक 1 अप्रैल से जैसे ही स्टार्टिंग होगा उसका बिजनेस, पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस का चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों पार्टनर हम आ जाएंगे, ए, बी और सी, सभी का अधिकार होना शुरू हो जाएगा, राइट सभी को हो जाएगा पार्टनरशिप में। आइए सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सीख चुके हैं कि एक नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, कैसे पीएसआर चेंज होगा, गुडविल लाने का एंट्री क्या होगा, गुडविल बुक्स में अपेयरिंग होगा तो राइटअप कैसे होगा, पार्ट पेमेंट का क्या होगा, और गुडविल नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड क्या, सरप्लस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट अमाउंट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इसका क्या मीनिंग है सर? इसका ये मीनिंग है मुन्ना कि अगर बैलेंस शीट में, देखो ये दोनों का बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है, इसके आने से पहले, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में भी होगा, रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, अदर रिजर्व होगा, वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर का है तो किस रेशियो में ट्रांसफर कर लेगा, ओल्ड रेशियो, यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सर हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ क्या, पार्टनर को एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर को कैपिटल रखना पड़ेगा, या ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर के बेस पर रखना पड़ेगा। सर जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा तभी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने का दरकार नीड नहीं पड़ता है मुन्ना। आते हैं सर, इंपॉर्टेंट, गेम खेलना है मुन्ना तो गेम खेलो। अब कहता है सर रीवैल्यूएशन क्या है, तो सर किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा या तो एसेट्स की वैल्यू घटेगा। यही बात हम यहां तक बता रहे हैं मुन्ना, यहां से यहां तक 31 मार्च तक हमारा जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, इसमें या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज हो गया तो फायदा है ओल्ड पार्टनर को, इसमें किसी भी तरह का रोल इंपॉर्टेंट न्यू पार्टनर का नहीं है। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर गया तो देखो बढ़ गया तो क्या होगा, गेन करेगा मुन्ना, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसका मीन्स है कि हमारा एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया तो ओल्ड पार्टनर के लिए फायदा, और एसेट्स की वैल्यू घट गया तो ओल्ड पार्टनर के लिए क्या हो गया, नुकसान, या फर्म के लिए नुकसान। क्लियर? अरे भाई फर्म के लिए लॉस होगा तो पार्टनर को भी तो लॉस ही होगा ना। चलिए, लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज बढ़ गया, इंक्रीज कर गया तो क्या होगा सर, लॉसेज होगा फर्म के लिए। तो ये भी लायबिलिटीज बढ़ेगा तो किसका है सर, ओल्ड पार्टनर का ही है, इसमें किसी भी तरह का इनकमिंग पार्टनर का नहीं है। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर गया, ये क्या हो गया सर, थोड़ा सा क्लियर कर देते ना इस बात को, क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। बेटा दो चीजें अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बुक वैल्यू और दूसरा होता है बेटा मार्केट वैल्यू। मुझे बताओ, हमने बोला कि 31 मार्च तक का जो भी वैल्यू होगा एसेट्स या लायबिलिटीज का, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि प्रॉफिट तुम्हारा, लॉस तुम्हारा, उसमें किसी भी तरह का न्यू पार्टनर का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ सर, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आइए, तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा एक प्लांट एंड मशीनरी था बेटा। क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का था,
और अभी देखते हैं कि उसका ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अभी 90,000 बता रहा है। डेट इज कॉल्ड 10,000 रिवैल्यूएशन हो गया, फायदा हो गया फर्म का फायदा हुआ 10,000 रुपया। तो मैं पूछना चाहता हूं ये पार्टनर का है कि नहीं। तो देखो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज कर गया तो फायदा। अगर यही 80,000 का प्लांट था, अभी बता रहा है 70,000, तो मैं पूछना चाहता हूं मार्केट में वैल्यू कितना हो गया 31 मार्च तक क्लोजिंग डेट तक। देखिए तो मैं 10,000 नुकसान हो गया, तो देखिए डिक्रीज हो गया, मतलब आपका एसेट कम गया। यहां पर आइए लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सर एक क्रेडिटर्स था, क्या था बेटा, एक क्रेडिटर्स। आइए क्रेडिटर्स के बारे में सुनते हैं। अभी आपका क्रेडिटर्स है 50,000 का क्रेडिटर्स था और बढ़कर बेटा कितना हो गया 60,000 हो गया। मैं पूछना चाहता हूं फर्म के लिए कितना ज्यादा बढ़ गया 10,000, तो 10,000 अब क्या हो गया सर, इंक्रीज कर गया तो नुकसान हो गया। अगर यही 50,000 से 40,000 होगा तो क्या हो गया फर्म के लिए नुकसान, क्योंकि फर्म को कम पेमेंट करना पड़ेगा। यही चीज है, ध्यान रखिएगा। जो डिफरेंसेज होगा वो रिवैल्यूएशन है, जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। इसीलिए कहता है कि तुम रुको, पहले हम दोनों आदमी आपस में हिसाब सेटल कर ले, तब तुमको आना है इनकमिंग पार्टनर को। आते हैं फटाफट पढ़ते हैं अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होगा। तो इसमें 2 गेम सीखें। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स की वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट, याद रखिएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगा तब डेबिट। आप बचपन से पढ़ रहे हैं मुन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एंट्री सुनते हैं अकाउंटिंग जर्नल। सर अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो क्या जर्नल एंट्री होगा। ओ सर ये तो दम इंपॉर्टेंट है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो बचपन में पढ़े डेबिट, तो देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट बढ़ा दिए। रिवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट। सर जरा बता दीजिए ना कि कैसे कैसे बच्चा करेगा। तो देखो बेटा मार्केट बुक वैल्यू, देखो बुक वैल्यू में हमारा फर्नीचर की कीमत था 80,000, अभी मार्केट वैल्यू बोलता है कि बेटा इसमें 90,000 हो गया है, तो हम 90,000 नहीं लिखेंगे, डिफरेंसेज आता है। ये 10,000 हमारा डेट इज कॉल्ड क्या हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। याद रखिएगा एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़, पहले 80,000 बुक में था, अभी मार्केट वैल्यू क्या बता रहा है 90,000, तो कितना बढ़ गया सर 90,000 नहीं बोलिएगा, डिफरेंसेज बोलिएगा, 10,000 आ गया, एप्रिसिएट कर गया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या रिवैल्यूएशन। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो हम साथ साथ है, हम दोनों, तो एसेट्स की वैल्यू डेबिट, रिवैल्यूएशन की वैल्यू क्रेडिट। अगर देखो अगर मार्केट बुक वैल्यू बोलता है देखो बेटा 80,000 हो गया है और मार्केट में इसकी वैल्यू 70,000 है, मार्केट में पूछना चाहता हूं कितने का नुकसान हो गया। तो देखो रिवैल्यूएशन एसेट्स की वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो घटेगा तब क्या होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट। इसका मीन्स है कि सर कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, एसेट्स की वैल्यू घटेगा यहां मुन्ना देखो तब क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन यहां पर देखो नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा डेबिट। इसका मीन्स है नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अब प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि यही रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। आइए नेक्स्ट, सर अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं पहले आपके पास क्रेडिटर्स 50,000 का था, अभी आपको पता चला कि क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट करना है बेटा 60,000। मैं पूछना चाहता हूं कितना ज्यादा पेमेंट करना है। तो देखो रिवैल्यूएशन, नुकसान हो गया फर्म के लिए तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा। सर आपकी बात समझ में आ गया कि जब जब प्यार का, अरे सुनिए, जब जब नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जब जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। चलिए लायबिलिटी डिक्रीज कर गया तो देखिए रिवैल्यूएशन का फायदा हो गया, लायबिलिटीज क्या हो गया, पढ़े थे लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट घटेगा तो डेबिट। कोई आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये क्या है सर, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, गेन कर गया फर्म। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या रिवैल्यूएशन। हमेशा याद रखो फर्म प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या रिवैल्यूएशन। इसका क्या है सर, जैसे एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो है क्या है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसके आने से पहले ही हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करके दोनों आदमी बांट लेंगे। सर इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, बस हो गया। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा तो किसका है भाई, अब हम कहेंगे तीनों बांट लो लायबिलिटी, ये भाई हमारे आने से पहले का लायबिलिटीज था, तुम बांटोगे, हम इसमें थोड़ी है, कौन बोलेगा, न्यू पार्टनर। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या अनरिकॉर्डेड। अब कहता है कि भैया साल के एंड में 31 मार्च को यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट या नुकसान है, हम तो इंक्रीज डिक्रीज देख लिए हैं, तो आप बांटेंगे ना, तो प्रॉफिट होगा तो देखो क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट विद प्रॉफिट्स एंड क्या लॉस,
ट्रांसफर टू क्या, यहाँ टी ऑब्लिक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट हो, फर्म की प्रॉफिट के केस में क्रेडिट होता है, अभी हम बता रहे थे। अभी यहां पर देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट होने का मीन्स है कि आप रिवैल्यूएशन को क्लोज कर रहे हैं, फायदा है तब तो क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो, जो क्रेडिट होता है वो इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट होकर पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। लॉस के केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन। मुझे बताइए, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या बोले थे, डेबिट, उसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस इसके आने से पहले का है तो सब किसका जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान से सुनिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। किसी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको टी शेप की जरूरी है। कौन सा शेप की जरूरी है, टी शेप। तो टी शेप में ध्यान से सुनिएगा सर, अगर कोई भी एसेट्स ये नॉमिनल अकाउंट्स की तरह होता है और आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट्स में जितने सारे एक्सपेंसेज होता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जितने सारे इनकम और गेन किधर लिखते हैं, क्रेडिट में। आप सुन लीजिए, तो जो लॉसेज होगा, क्या होगा, जो लॉसेज, ये लॉसेज का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और जो भी इनकम या गेन होगा, तो देखो एसेट्स की वैल्यू अगर घट गया तो क्या होगा, माइनस, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गया तो क्या होगा, प्लस। याद रखिएगा ये दो बातें आपको इधर लिखना है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया तब क्या होगा, प्लस, या एसेट्स की वैल्यू घट गया तब क्या होगा, माइनस। अब देखिए, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया तब प्लस, लायबिलिटीज की वैल्यू घट गया तब क्या, माइनस। तो देखो दो चीजें यहां पर, दो और दो चार चीज। सर यहां पर बिल्कुल बता दीजिए ना सर, एसेट्स की वैल्यू घट गया। अभी मैंने बोला कि मुन्ना तुम्हारा बुक वैल्यू और तुम्हारा मार्केट वैल्यू दो चीजें हैं। बुक वैल्यू में एसेट्स अब 80,000 का है और मार्केट सॉरी ये लिखो बुक वैल्यू और ये लिखिएगा मार्केट वैल्यू। तो सर 80,000 का जो फर्नीचर था अभी 70,000 हो गया। बेटा हम पूछना चाहते हैं कितना घट गया, सर 10,000 घट गया। देखो एसेट डिक्रीज कर गया। चलिए अगर यही चीज 70 से अगर 90,000 हो जाता तब क्या होगा, सब क्रेडिट में लिखेंगे। इसका मीन्स एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट, फायदा है, क्रेडिट में लिखिएगा, और एसेट्स घटेगा तब कहां लिखिएगा, डेबिट में। अच्छा, लायबिलिटीज घटेगा तब किधर लिखिएगा, सर फायदा है, क्रेडिट में लिखिएगा। यहां देखिए लायबिलिटीज घटेगा तब होगा, डिक्रीज करना, गेन कर गया तो देखिए लायबिलिटीज घटा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। और लायबिलिटीज बढ़ गया तब किधर लिखिएगा, यहां पर लिख दिए हैं, एसेट्स कमेगा तो डेबिट, एसेट्स कमेगा तो डेबिट में, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या, डेबिट में, एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में, और लायबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट में। देखिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके आने से पहले 31 मार्च तक जो क्लोजिंग डेट है तो वो भी लायबिलिटीज किसका है, ओल्ड पार्टनर का, तो डेबिट में लिखेंगे। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड होगा तो फर्म के लिए फायदा हो गया, क्रेडिट में। सीधा सिंपल बोलिए ना सर, जो भी इनकम गेन होगा क्रेडिट में लिखेगा और जो भी एक्सपेंसिव लॉसेज होगा डेबिट में, क्योंकि एज ए नॉमिनल अकाउंट्स की तरह ही ट्रीट होगा रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब टोटल किए, टोटल करने के बाद इसको माइनस कर दीजिए। अब करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर हुआ, इनकम साइड ज्यादा आया, लॉस कम है, तो फर्म के लिए फायदा है, तो इस बैलेंसिंग फिगर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। यही बात यहां पर लिखा है कि उसके आने से पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लो, एक रिवैल्यूएशन निकाल लो और प्रॉफिट लॉस को तुम बांट लो, तब तुम्हारा आने का समय होगा, तभी तुम आ सकते हो। उससे पहले, तुम्हारे आने से पहले हम प्रॉफिट लॉस का निपटारा कर लेंगे। अगर मान लो एक्सपेंसिव साइड, लॉसेस साइड ज्यादा हो जाए और इनकम साइड कम हो जाए, तब क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू क्या, ओल्ड पार्टनर। यही दो बात लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इसको